अनोखा 5 लहंगा। रूपा अपनी माँ रोहिणी के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। रूपा के पिता रूपा के पैदा होने के कुछ दिन बाद ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे, जिसके बाद उसके घर की सारी जिम्मेदारी रोहिणी के कंधे पर ही आ जाती है और रोहिणी बेचारी अपना घर चलाने के लिए दूसरों के घरों में साफ सफाई का काम किया करती थी। ऐसे ही एक दिन रोहिणी की तबीयत खराब होती है तो उसे काम पर जाने में थोड़ी सी देर हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी मालकिन उस पर झल्लाते हुए कहती है, अरे ओ रोहिणी, आज तुझे काम पे आने में इतनी देर कैसे हो गई? यहाँ कब से सारा काम फैला पड़ा है और यहाँ कब से सब चाय का इंतजार कर रहे हैं और तू है कि अब आ रही है? अगर ऐसे ही काम चोरी करती रही ना तो मैं तेरी इस महीने की पूरी पगार काट लूंगी। फिर तुझे समझ में आएगा कि देर से आने का क्या अंजाम होता है। नहीं नहीं मालकिन, ऐसा मत कहिए। मुझ गरीब का घर इन्हीं पैसों से चल रहा है। मेरी जवान बेटी घर में पड़ी हुई है और अगर आप मेरी पगार ऐसे ही काटती रहेंगी तो मैं अपनी बेटी की शादी कैसे कर पाऊंगी? अरे मैंने क्या तेरी बेटी का ठेका लिया है? तुम गरीबों की तो यही दिक्कत है, जहाँ बड़े लोग दिखे नहीं वहीं अपनी गरीबी का राग अलापना शुरू कर देती हो। लेकिन मेरे सामने ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा, इसलिए चुपचाप अंदर जा और अपना काम कर, समझी? ठीक है मालकिन। अपनी मालकिन की बात सुनकर रोहिणी की बची कुची आस भी टूट जाती है और वो अपनी आंखों में आंसू लिए चुपचाप से जाकर अपना काम करने लगती है। और शाम को जब रोहिणी काम करके घर वापस लौटती है तो उसकी बेटी रूपा उससे कहती है, माँ आप घर वापस आ गई? देखो मैंने आपके लिए गर्मा गर्म खाना बनाया है, अब बस आप जल्दी से हाथ मुंह धोकर आ जाइए माँ। मुझे पता है माँ, आपको सारा काम अकेले ही करना पड़ता है ना, इसलिए देखो आज मैं खुद नदी से पानी भर कर लाई हूँ, इसलिए अब से आपको घर का कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है। मैं घर का सारा काम कर लिया करूँगी, आप बस अपने सेहत का ख्याल रखिए माँ। मेरी प्यारी बच्ची, तू मेरे बारे में कितना सोचती है, लेकिन बेटी तू अकेले इतना सारा काम कैसे करेगी? माँ जैसे आप करती हो, इसलिए अब आप ज्यादा मत सोचिए और चलकर खाना खा लीजिए। उसके बाद दोनों माँ बेटी मिलकर खाना खाते हैं और उनकी थाली में ज्यादा कुछ नहीं था, बस 2 रोटी और प्याज के कुछ टुकड़े थे जो उनकी गरीबी को साफ साफ जाहिर कर रहा था। रोहिणी अपनी बेटी के लिए बहुत कुछ करना चाहती थी, लेकिन पैसों की कमी होने की वजह से वो अपनी बेटी को ज्यादा कुछ नहीं दे पाती थी। मेरी बच्ची मुझे माफ कर दे, तेरी यह गरीब माँ ना तो तुझे एक अच्छी जिंदगी दे पाई और ना ही तेरी शादी कर पा रही है। माँ आप ऐसा क्यों बोल रही हो? अरे मेरे लिए तो आप ही सब कुछ हो और आप मेरे लिए तो बीमार होने के बावजूद भी लोगों के घरों में काम करने जाती हो ताकि आप मुझे एक अच्छी जिंदगी दे सको। और जीने के लिए सिर्फ पैसे ही जरूरी नहीं बल्कि प्यार भी जरूरी होता है, और मेरे पास तो मेरी माँ का भरपूर प्यार है। तो इसलिए आज के बाद आप कभी ऐसा मत सोचना कि आपने मुझे एक अच्छी जिंदगी नहीं दी है। इतना बोलकर दोनों माँ बेटी खाना खाकर सो जाती है। अगली सुबह जब रोहिणी फिर से तैयार होकर अपने काम पर जा रही होती है कि तभी रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से उसे काफी चोटें आती है और पैसे न होने की वजह से उसका ठीक ढंग से इलाज भी नहीं हो पाता है और कुछ ही दिनों में वो अपना दम तोड़ देती है। माँ अब मुझे छोड़कर नहीं जा सकती माँ, उठिए माँ। माँ आपको क्या हुआ माँ? रूपा के तो सर पे मानो माँ के मरने के बाद जैसे पहाड़ ही टूट पड़ता है। उस बेचारी अनाथ लड़की के पास अपना पेट पालने के लिए अब कोई जरिया नहीं बचा था और वह लोगों के सामने काम के लिए हाथ फैलाने लगती है, लेकिन कोई भी उसे काम नहीं देता है। और थक हार कर रूपा गांव से दूर एक कुएं के पास जाकर खड़ी हो जाती है और रोते हुए कहती है, हे भगवान, अब मेरे पास जान देने के अलावा और कोई चारा नहीं है। इस दुनिया में कोई भी मुझे अनाथ का सहारा नहीं है, ना तो यहाँ मुझे कोई काम दे रहा है और ना ही कोई मुझे 2 वक्त की रोटी दे रहा है। तो अब तू ही बता,
मैं कैसे इस जालिम दुनिया में अपना जीवन बिता पाऊंगी। मुझ गरीब का तो कोई हाथ भी नहीं थामना चाहेगा। मेरी माँ ने भी मेरी शादी का सपना देखा था, लेकिन मेरे पास तो एक लहंगा तक खरीदने के पैसे नहीं है। ये सब बोलकर रूपा जोर जोर से रोए जा रही थी और उसके आंसू वर्षा की तरह ही कुएं में गिर रहे होते हैं कि तभी कुएं की रानी माँ कुएं से बाहर आती है और रूपा से कहती है, रूपा, मुझे पता है कि तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारी तकलीफें हैं, लेकिन तकलीफ से दूर भागना उसका हल नहीं होता, बल्कि अपनी समझदारी से उसका सामना करना ही उसका सही हल होता है। लेकिन आप हो कौन और आप मेरे बारे में कैसे जानती हो? रूपा, मैं इस कुएं की रानी माँ हूँ और मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ, इसलिए आज तुम्हें यूँ दुखी देखकर मुझसे रहा नहीं गया और मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने चली आई। तुम्हें पता है, यह एक जादुई कुआं है और इस कुएं के अंदर ही लहंगों की एक दुनिया है, इसलिए तुम चाहो तो इन लहंगों को ले जाकर बाजार में बेच सकती हो, जिससे कि तुम्हारी अच्छी खासी कमाई हो जाएगी और तुम्हें एक रोजगार भी मिल जाएगा। अच्छा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया रानी माँ, आज आपने मुझे जीवन जीने के लिए एक सहारा दे दिया। इतना कहकर रूपा उस जादुई कुएं से कई सारे लहंगे ले जाकर बाजार में उसकी एक दुकान लगाती है। आइए आइए और ले जाइए सबसे सुंदर और सस्ते लहंगे, वो भी सिर्फ 2000 में। आइए आइए। रूपा के उस सुंदर लहंगे को देखकर बिमला नाम की एक औरत उसके पास जाती है और उससे कहती है, अरे वाह, तुम्हारे पास तो बहुत ही सुंदर सुंदर लहंगे हैं। तो बताओ, ये मेहरून वाला लहंगा कितने का दे रही हो? ये वाला लहंगा सिर्फ 2000 का है चाची। क्या? सच में? ये इतना सुंदर लहंगा सिर्फ 2000 का है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। हाँ हाँ चाची, ये लहंगा सिर्फ 2000 का ही है, आप इसे ले जाइए, आपकी बेटी को ये बहुत ही पसंद आएगा। इतना सुनकर बिमला वो लहंगा खरीद कर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही रूपा के सारे लहंगे तुरंत ही बिक जाते हैं और उसकी अच्छी खासी कमाई भी हो जाती है। और जब शाम को रूपा अपना काम खत्म करके घर वापस जा रही होती है, तो उसी समय उसके पास एक गरीब लड़की आती है और कहती है, प्लीज दीदी, गरीब की मदद कर दीजिए, कल मेरी शादी है और मेरी गरीब माँ के पास मेरा लहंगा खरीदने तक के पैसे नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। उस गरीब लड़की की बात सुनकर रूपा उससे कहती है, सुनो बहन, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें सबसे सुंदर लहंगा लाकर दूंगी, बस तुम मेरा यहीं पर इंतजार करो, मैं बस अभी आई। इतना बोलकर रूपा उस जादुई कुएं के अंदर जाकर एक लाल कलर का सबसे सुंदर लहंगा लेकर आती है और उस लड़की को देते हुए कहती है, ये लो बहन, ये लहंगा तुम पर बहुत ही सुंदर लगेगा और अब तुम इसे अपनी शादी में पहन सकती हो। रूपा उस लड़की को लहंगे के साथ साथ कुछ पैसे भी देती है और वह लड़की उसका शुक्रिया अदा करके वहाँ से चली जाती है। और ऐसे ही रूपा रोज उस जादुई कुएं से लहंगा लेकर बाजार में बेचा करती है, जिससे उसकी बहुत ही अच्छी कमाई होने लगती है और वो अपनी टूटी फूटी झोपड़ी छोड़कर अपने लिए एक सुंदर सा घर बनवाती है और अब उसकी जिंदगी में किसी तरह की कोई कमी नहीं रहती। ऐसे ही एक दिन रूपा उस कुएं के पास जाकर कहती है, हे जादुई कुआं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपकी वजह से मेरी जिंदगी में अब किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है, बस अब मैं अपनी माँ का एक सपना पूरा करना चाहती हूँ। रूपा की बात सुनकर उस जादुई कुएं से एक आवाज आती है, सुनो रूपा, मुझे पता है तुम यहाँ पर अपनी शादी का सपना लेकर आई हो, लेकिन तुम्हें शायद नहीं पता कि तुम्हारा ये सपना जल्द ही पूरा होने वाला है। मैं तुम्हें इस कुएं का सबसे सुंदर और जादुई लहंगा दूंगी। तभी उसके पीछे से करण नाम का एक लड़का उसे आवाज लगाता है और कहता है, सुनो रूपा, मुझे पता है तुम मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं तुम्हें तब से जानता हूँ जब से तुमने बाजार में लहंगे की दुकान लगाना शुरू किया था और मैं अपनी दुकान से तुम्हें मैं रोज देखा करता था, लेकिन मेरी तुमसे कभी भी बात करने की हिम्मत नहीं हुई, इसलिए आज मैं तुम्हारा पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच गया। तो बताओ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? करण की बात सुनकर
रूपा की आंखों में आंसू आ जाता है और वो मुस्कुराते हुए शादी के लिए हाँ कह देती है। और अपनी शादी वाले दिन वो उस कुएं का सबसे सुंदर और जादुई लहंगा पहनती है, जिसे पहनते ही उसका चेहरा चांद की तरह चमक जाता है और वह तारों की छांव में बड़े ही धूमधाम से करण के साथ शादी करती है और अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगती है। जादुई घास का लहंगा और सैंडल की खेती। चंदनपुर गांव में चांदनी नाम की एक लड़की रहती थी। चांदनी बहुत ही चंचल और खुशमिजाज स्वभाव की लड़की थी। वह अपनी माँ और पिता से बहुत प्यार करती थी। उसका एक बहुत खुशहाल परिवार था, लेकिन ना जाने उसकी खुशियों को किसकी नजर लग जाती है। एक दिन वो लोग शादी अटेंड करके घर आ रहे थे कि तभी अचानक उसके कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में चांदनी और उसके पिता तो बच जाते हैं, लेकिन उसकी माँ को बहुत गहरी चोट आती है। हॉस्पिटल पहुँचने के बाद पता चलता है कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। माँ उठो ना माँ, ये आपको क्या हो गया माँ? आप कुछ बोलती क्यों नहीं माँ? पापा माँ को बोलिए ना मुझसे बात करे। माँ कुछ बोल क्यों नहीं रही है? माँ आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। माँ प्लीज वापस आ जाओ, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। प्लीज माँ, अब मुझे कौन अपने हाथों से खाना खिलाएगा? अब कौन मेरा ध्यान रखेगा माँ? चांदनी का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। अपनी बेटी की यह हालत देखकर उसके पिता के आंखों में भी आंसू आ जाता है और वह अपनी बेटी को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन चांदनी एक ही जिद लगाकर बैठी थी कि मुझे माँ वापस लाकर दो। 1 महीना हो जाता है, लेकिन चांदनी के चेहरे से हंसी जैसे गायब ही हो जाती है। वह किसी से भी नहीं बात करती है, ना ही कुछ बोलती है, ना ही खाती है। अपनी बेटी की यह हालत देखकर उसके पिता कैलाश को बहुत दुख होता है और वह दूसरी शादी के लिए सोचता है ताकि चांदनी को माँ की कमी महसूस न हो। और वह एक दिन अनुराधा नाम की एक औरत से दूसरी शादी कर घर ले आता है। अनुराधा की पहले से ही एक बेटी होती है, टीना। कैलाश शादी के बाद अनुराधा और उसकी बेटी को अपने घर ले आता है और अपनी बेटी से कहता है, चांदनी बेटा देखो तुमसे मिलने कौन आया है। बेटा ये अब से आपकी नई माँ है और अब से यही आपका ख्याल रखेगी और आपको बहुत सारा प्यार करेगी और साथ में आपको आपकी दोस्त जैसी प्यारी बहन मिली है टीना। अब से आप दोनों एक साथ खेलना। पर पापा ये तो मेरी सौतेली माँ है ना, और सौतेली माँ तो बहुत बुरी होती है। ऐसे नहीं कहते बेटा, ये माँ बहुत ही अच्छी है। लेकिन चांदनी मुंह लटकाए वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। आप परेशान मत होइए जी, मैं देखती हूँ। और फिर अनुराधा चांदनी के कमरे में जाती है। चांदनी बेटा कैसी हो आप? कैसी भी हूँ, आपसे मतलब मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही मुझ पर अत्याचार करने की जरूरत है। अगर आपने मुझे परेशान करने की सोची भी तो मैं आपकी हाथ तोड़ दूंगी, समझ गई? मुझसे दूर रहो आप। बाप रे, अपनी माँ पर इतना गुस्सा। तुम मेरी माँ नहीं हो, सौतेली माँ हो, और सौतेली माँ तो बुरी होती है। अच्छा बाबा सुनो, मैं तुम्हारी सौतेली माँ नहीं हूँ, बल्कि सगी माँ की तरह ही हूँ। तुम मुझे सिर्फ माँ कहकर ही बुलाना और मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगी। चांदनी बेटा मेरे पास आओ मेरी बच्ची। सच माँ? और फिर दोनों खुशी खुशी गले मिलते हैं। अनुराधा चांदनी को बहुत ज्यादा प्यार करती है और कुछ ही दिनों में चांदनी अनुराधा से पूरी तरह घुल मिल जाती है। उसे अनुराधा में अपनी सगी माँ की ममता दिखाई देती है। अब अनुराधा अपनी बेटी टीना और चांदनी को एक समान प्यार करती है। वो दोनों बहनों में किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं करती है। लेकिन कुछ ही दिनों में टीना को चांदनी से बहुत ही ज्यादा जलन होने लगती है कि आखिर क्यों उसकी माँ चांदनी को इतना प्यार कर रही है। एक दिन अनुराधा चांदनी के लिए बहुत ही सुंदर लहंगा लेकर आती है, जिसे देखकर टीना कहती है,
माँ, मुझे धीरे धीरे अब समझ में आ रहा है, अब आप मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। सारा प्यार इस मनहूस चांदनी से करती हो। देखो तो आप इसके लिए कितना सुंदर लहंगा लेकर आई हो और मेरे लिए कुछ भी नहीं। ऐसा लगता है जैसे मैं आपकी सौतेली बेटी हूँ और यह चांदनी की बच्ची आपकी सगी बेटी है। टीना, यह तुम कैसी बातें कर रही हो? मैंने कभी भी चांदनी और तुम में कोई फर्क नहीं किया है। मैं तुम दोनों को एक समान ही प्यार करती हूँ। कल मैं तुम्हारे लिए भी तो लहंगा लेकर आई थी। कल चांदनी के लिए नहीं मिला था, इसलिए उसके लिए मैं आज लहंगा लेकर आई हूँ। फिर तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती? हाँ, आप मुझे प्यार नहीं करती हो। जब देखो इस चांदनी के आगे पीछे घूमते रहते हो। यह सब सुनकर चांदनी बोलती है, टीना मेरी बहन, प्लीज माँ से इस तरह बात मत करो। तुम्हें अगर ये लहंगा अच्छा लग रहा है तो इसे तुम रख लो, मैं फिर कभी लहंगा ले लूंगी। वाह, कितनी भोली बन रही है, जैसे कि तुमने कुछ किया ही नहीं हो। पहले मेरी माँ मुझसे कितना प्यार करती थी, पर जब से तुम्हारा साया हमारी जिंदगी में पड़ा है तब से माँ मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है और मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगी। इतना बोलकर टीना गुस्से से वहाँ से चली जाती है। अनुराधा अपनी बेटी को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन टीना के मन में चांदनी के लिए पल रही नफरत दिन ब दिन बढ़ती ही चली जाती है। चांदनी और टीना एक ही कॉलेज में पढ़ाई किया करती थी। एक दिन उसके कॉलेज में डांस कंपटीशन का प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें भाग लेने के लिए चांदनी और टीना दोनों ने अपना नाम दर्ज कराया, क्योंकि दोनों बहनों को डांस करना बहुत ही ज्यादा पसंद था। घर आकर चांदनी अपने डांस की प्रैक्टिस में लग जाती है। तभी टीना उसे डांस करते हुए देख लेती है। अरे नहीं, ये चांदनी की बच्ची कितना अच्छा डांस कर रही है। अगर ये कंपटीशन में डांस करेगी तो मैं कभी जीत नहीं पाऊंगी। मुझे किसी भी कीमत पर इसे उस कंपटीशन में हिस्सा लेने से रोकना होगा, तभी मैं इस कंपटीशन को जीतकर मुंबई जाने का अपना बचपन का सपना साकार कर पाऊंगी और मैं अपने सपनों के लिए किसी भी हद से गुजर सकती हूँ। ऐसा सोचकर टीना एक खतरनाक प्लान बनाती है और चांदनी को अपने साथ घूमने के लिए ले जाती है। चांदनी भी खुशी खुशी टीना के साथ घूमने चली जाती है। तभी टीना मौका देख एक तेज रफ्तार से आ रही गाड़ी के आगे चांदनी को जोर से धक्का दे देती है, लेकिन खुशकिस्मती से चांदनी दूर जाकर गिर जाती है और गलती से टीना का पैर उस कार के नीचे आ जाता है, जिसकी वजह से उसका दोनों पैर कट जाता है और वह जोर जोर से रोने लगती है। तभी चांदनी कहती है, टीना मेरी बहन, यह सब तुम मेरे साथ करना चाहती थी ना, और देखो यह सब तुम्हारे साथ हो गया। तुम्हारी नफरत ने तुम्हें आज कहाँ पहुँचा दिया। मैं तो कभी तुम्हें सौतेली नहीं समझी, लेकिन तुम मुझे धोखे से घूमने का बहाना बनाकर मेरे साथ यह क्या करने जा रही थी। इसके बारे में अगर माँ को पता चला तो उन्हें कितना दुख होगा। टीना को अपने किए पर बहुत ही ज्यादा पछतावा हो रहा था। वह रोते हुए चांदनी से माफी मांगती है। चांदनी अपनी बहन को व्हील चेयर पर बैठाकर घर ले आती है। टीना की यह हालत देखकर अनुराधा को भी बहुत दुख होता है। उस दिन से टीना की जिंदगी दुखों से भर जाती है। वह अब पहले की तरह कुछ भी नहीं कर सकती थी। एक दिन चांदनी कहीं जा रही थी, तभी उसने गांव में कुछ लड़कियों को बातें करते हुए सुनी थी। तुम्हें पता है माला, नदी के पीछे जो काली पहाड़ी है, उसी पहाड़ी के पीछे वाले जंगल में जादुई घास का लहंगा और सैंडल की खेती होती है। और माँ ये भी बता रही थी, उस जादुई घास के लहंगे को पहनने के बाद बदसूरत लड़की भी खूबसूरत लड़की में बदल जाती है, और सैंडल पहनने से जो लंगड़ा और अपाहिज होता है वो भी चलने लगता है। और वह जादुई घास का लहंगा और सैंडल की मदद से हम कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, फिर तो
हमें उस जादुई घास के लहंगे की खेती में जाकर खूब सारे सैंडल और घास का लहंगा लेकर आना चाहिए और उससे तो हम बहुत ज्यादा अमीर हो जाएंगे। अरे नहीं हीना, यह सब बस कहने की बात है। आज तक उस जंगल में कोई भी नहीं पहुंच सका और जो भी वहां गया है अब तक वापस जिंदा नहीं लौटा। वह जंगल बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। वहाँ बहुत सारी खतरनाक चुड़ैलें रहती है। मैं तो कभी वहाँ नहीं जाऊंगी। दूर खड़ी चांदनी गौर से उनकी बातें सुन रही थी और वह जंगल में जाने का सोच लेती है। अगर ये लड़कियाँ सच कह रही है तो मैं वहाँ जाऊंगी। मैं वहाँ से अपनी बहन के लिए जादुई घास का लहंगा और सैंडल लेकर जरूर आऊंगी। टीना ने जो भी गलती की, मैं नहीं चाहती कि उसे उस गलती की इतनी बड़ी सजा चुकानी पड़े। अगर वहाँ जाने से मेरी बहन ठीक हो सकती है तो मैं यह खतरा उठाने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। मुझे वहाँ अकेले ही जाना होगा। यह सोचकर चांदनी उस काली पहाड़ी के जंगल में चली जाती है। चलते चलते वह बहुत आगे निकल जाती है। तभी उसके सामने एक चुड़ैल आ जाती है। हा हा हा, ए लड़की, तू मेरे इस खतरनाक जंगल में क्या कर रही है? क्या तुझे किसी ने बताया नहीं कि यह जंगल कितना खतरनाक है? यहाँ जो भी आता है यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाता है। फिर तू यहाँ क्यों खुद को मौत के मुंह में धकेलने आ गई? कहीं तू जादुई घास के लहंगे और सैंडल की खेती से लहंगा और सैंडल तो लेने नहीं आई है? अगर तू यहाँ लहंगा और सैंडल की लालच में आई है तो तू बहुत ही गलत जगह आ गई है। तू अब यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाएगी। चुड़ैल जी, अगर आपको मुझे मारकर खुशी मिलेगी तो आप बेशक मेरी जान ले लीजिए, लेकिन उससे पहले आप मेरी एक मदद कर दो। आप मुझे उस जादुई घास का लहंगा और सैंडल की खेती से एक लहंगा और सैंडल लेकर मुझे एक बार अपनी बहन से मिल लेने दो। फिर आप मेरे साथ जो चाहे वो कर सकती हो। आखिर तुम्हें वह लहंगा और सैंडल की इतनी क्या आवश्यकता है जो तुम उसके लिए मौत से भी लड़ने को तैयार हो? फिर चांदनी चुड़ैल से अपनी अपाहिज बहन टीना की समस्याओं के बारे में बताती है। चुड़ैल जी, मुझसे मेरी बहन का ये दुख देखा नहीं जा रहा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि वह इस जादुई घास का लहंगा और सैंडल की मदद से वो भी पहले की तरह ठीक हो जाए। तुम पहली लड़की हो जो यहाँ लालच से नहीं बल्कि अपनी बहन के प्यार में अंधी होकर आई हो। मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। तुम बहुत ही नेक लड़की हो। जादुई खेत तक पहुँचना इतना आसान नहीं है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें उस जादुई घास का लहंगे और सैंडल की खेती तक पहुँचाऊंगी। आओ मेरे साथ। चांदनी खुशी खुशी चुड़ैल के साथ जादुई घास का लहंगा और सैंडल की खेती की तरफ जाने लगती है। उसे वहाँ रास्ते में जो भी कठिनाई आती है वह सब वह चुड़ैल रोक देती है और चांदनी आराम से जादुई घास का लहंगा और सैंडल की खेत तक पहुँच जाती है। चांदनी जादुई खेत में से एक घास का लहंगा और एक सैंडल लेकर अपने घर वापस आ जाती है और घर आने के बाद चांदनी अपने जादुई खेत के जादुई घास का लहंगा और सैंडल के बारे में अपनी माँ से बताती है। क्या चांदनी मेरी बेटी, तुम काली पहाड़ी वाले उस खतरनाक जंगल में गई थी? वहाँ से तो आज तक कोई भी बचकर वापस नहीं आया। मेरी बेटी, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई? नहीं माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप परेशान मत होइए। मैंने जरूर पिछले जन्म में कोई अच्छे काम किए होंगे, तभी मुझे इस जन्म में बेटी के रूप में तुम मिली हो। देखो टीना, जिस सौतेली बहन से तुम इतनी नफरत करती थी वह आज तुम्हारे लिए मौत के मुंह से जाकर जादुई घास का लहंगा और सैंडल लेकर आई है। यह सुनकर टीना के आंखों में आंसू आ जाता है। चांदनी मेरी बहन, मुझे माफ कर दो। मैंने कभी तुम्हारे प्यार को नहीं समझा। मैं स्वार्थी हो गई थी, जिस वजह से मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मुझे माफ कर दो मेरी बहन। मैं तो तुम्हारी जान लेने जा रही थी और
तुम आज ये जादुई घास का लहंगा और सैंडल लाकर मुझे दोबारा से जीवन दान दे रही हो। सच में तुम बहुत महान हो। मैं तुम्हारी जैसी बहन पाकर धन्य हो गई। मुझे माफ कर दो मेरी बहन। टीना मेरी बहन, जो हुआ सब भूल जाओ। अब जल्दी से ये सैंडल और घास का लहंगा पहनकर दिखाओ। अभी तो हमें डांस कंपटीशन में भी जाना है और साथ मिलकर खूब सारी मस्तियाँ भी करनी है। टीना जैसे ही जादुई घास का लहंगा और सैंडल पहनती है, वो पूरी तरह ठीक हो जाती है। टीना को पहले की तरह ठीक देखकर सभी बहुत खुश होते हैं और सभी मिलजुल कर एक साथ प्यार से रहने लगते हैं।